हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायलैक्टिक्स। डायलैक्टिक जो होते हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के अंदर। तो इसमें क्या है, डायलैक्टिक्स क्या सब्सटेंस होते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर नॉट कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स नहीं होते बट ट्रांसमिट कंडक्टिंग और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन प्लेसिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो डायलैक्ट्रिक्स होते हैं ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते। मतलब अगर इनको हम किसी सर्किट के अंदर अगर यूज़ कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, जो एक स्पेशल कंडक्शन कंडीशन होती हैं, ये बिहेव कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये कोई डायलैक्ट्रिक है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, यानी कि ये सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन ये कंडक्टिंग इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते, कंडक्टिंग इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं। जब इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये चार्ज का अल्टरनेशन कर देते हैं और फील्ड जो है उसको चेंज कर देते हैं। इसलिए ये कंडक्टिंग इफेक्ट जो होता है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इनके बीच में जब कोई डायलैक्ट्रिक रख दिया जाता है तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू इट्स डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। जो अलग अलग डायलैक्ट्रिक का अलग अलग होता है। ये जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, पोलर डायलैक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। पोलर डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं? पोलर डायलैक्ट्रिक्स जो होते हैं, वैसे ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कंडक्टिंग जो इफेक्ट शो करते हैं मटेरियल, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, एनटी के ऊपर। लेकिन डायलैक्ट्रिक्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए कंडक्टिंग इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन स्पेशल कंडीशंस के अंदर ये शो कर देते हैं कंडक्टिंग इफेक्ट आफ्टर देयर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जब एग्जिट हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, तब ये कंडक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की उस रेंज से पीछे पीछे जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी, तब तक ये कंडक्टिंग इफेक्ट शो नहीं करेंगे। हाँ, उसके इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं। कैसे ट्रांसमिट करते हैं, पहले हम इनकी टाइप से डिफाइन करेंगे, उसके बाद इनकी ट्रांसमिटेंस दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे ट्रांसमिट करते हैं। पोलर डायलैक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। पोलर डायलैक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर, जो उनका मॉलिक्यूल होता है, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर के अंदर जो है, द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। यानी कि इन पोलर डायलैक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल आएगा, molecules of the polar dialectics, the center of the positive and negative charge, center of positive and negative charge does not coincide with each other। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है मॉलिक्यूल के अंदर, उनका सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करता, यानी कि एक जगह एग्जिस्ट नहीं करता। और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स के अंदर सेंटर ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है कोइंसाइड विथ ईच अदर। जैसे कि हम नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, H2O, इसमें H2O होता है, NH3 होता है, HCl होता है, अल्कोहल होता है। ये पोलर डायलैक्ट्रिक्स है। नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स के अंदर जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं H2 का होता है, O2 होता है, N2 होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन, और CO2 होता है, CO2। बेंजीन मतलब C6H6। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और भी कई डायलैक्ट्रिक्स होते हैं, लेकिन ये डायलैक्ट्रिक्स जो है वो पोलर और नॉन पोलर की कैटेगरी में है। अब जो नॉन पोलर की जब बात करते हैं, पोलर डायलैक्ट्रिक्स की बात करें, तो H2, NH3, HCl या अल्कोहल, इनका जब एग्जांपल लेते हैं तो जैसे H2 के अंदर क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन एटम है और
ये एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम ये हो गया, ऐसे बीच में 2 नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, और इधर होते हैं हाइड्रोजन एटम 2, H पॉजिटिव एक ये और एक ये। तो इनका जो नेगेटिव, इनका जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा H एटम का, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और नेगेटिव वाले का यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप है। सिमिलरली NH3, इसी तरह HCl जो होता है, इसमें क्या होता है, साइज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है HCl के अंदर। H का साइज़ छोटा होता है, Cl का साइज़ इससे बड़ा होता है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो लगभग यहाँ होगा, और नेगेटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल है पॉजिटिव वाले का यहाँ होगा, नेगेटिव जो Cl आयन है उसका जो मॉलिक्यूल का जो चार्ज सेंटर होगा Cl एटम का, वो यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब HCl के मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में गैप है, ये दोनों एक जगह से एग्जिस्ट नहीं है, मतलब इसके मॉलिक्यूल में पहले से ही एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होती है। डाइपोल एग्जिस्ट होती है तो एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होती है, क्योंकि इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में गैप होता है, इसलिए यहाँ पे डाइपोल है मॉलिक्यूल के पास और डाइपोल मोमेंट है। लेकिन जब H2 की बात करते हैं तो H2 के अंदर जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं H के, एक पॉजिटिव का इफेक्ट करे एक नेगेटिव का, इन दोनों का सेंटर जो है वो एक जगह एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली O2 में CO2 का जब एग्जाम्पल देखते हैं तो ये बीच में हो जाता है हमारे पास C मॉलिक्यूल कार्बन वाला, और एक O इसकी तरफ और एक O इसकी तरफ, ये O का मॉलिक्यूल हो गया ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पॉजिटिव है O नेगेटिव है, 2 नेगेटिव इधर 2 नेगेटिव इधर, और बीच में है 4 पॉजिटिव लेते हैं कार्बन का। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, पॉजिटिव मॉलिक्यूल का सेंटर भी बीच में, और ये जो 2 नेगेटिव वाले थे इनका सेंटर भी जो है ना बीच में ही एग्जिस्ट होगा, इन दोनों के बीच में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो एवरेज होगा, मतलब इसकी इन नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी इसके बीच में आएगा ऐसे, इसका सेंटर भी बीच में है, और पॉजिटिव वाले का वैसे बीच में है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का चार्ज सेंटर एक जगह आ जाएगा। तो इस प्रकार जो पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक जगह एग्जिस्ट करता है, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के जो चार्ज सेंटर्स होते हैं वो अलग अलग जगह एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह NH3 या अल्कोहल जो कोई भी है उसकी शेप के अकॉर्डिंग जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के अंदर के बीच में डिफरेंस होगा। तो अगर इनके चार्ज सेंटर्स के बीच में सेपरेशन है तो पोलर, यानी कि 2 पोल बन जाते हैं उसके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसलिए उसको पोलर कहा जाता है, पोल्स है, पोलरिटी है। और इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक जगह कोइंसाइड करते हैं तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता अलग अलग जगह पर, तो इसलिए इनको कहा जाता है नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। अब ये कंडक्टिंग इफेक्ट कैसे शो करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बताया कि जैसे हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लिया, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल के पास जो है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास अपनी डाइपोल मोमेंट होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में गैप है, इसलिए इसकी अपनी एक डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक जगह है, इसलिए इसकी खुद की कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब जो पॉजिटिव पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, जब तक ये किसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा जाता है, तो पॉजिटिव पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है डाइपोल मोमेंट की। जैसे कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, इस तरफ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हो सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे हो जाएगी, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, किसी तीसरे मॉलिक्यूल के अंदर जो है ये इस तरफ हो जाए, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, और ये इसमें हम अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। मतलब 4 मॉलिक्यूल से हमने ये दिखा दिया कि डाइपोल मोमेंट अगर मॉलिक्यूल के पास है, पोलर मॉलिक्यूल्स के पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर होती है और नॉन पोलर में नहीं होती। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल हैं, तो उनकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जब तक उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा जाता है तब तक रैंडम होती है, और रैंडम होने के कारण जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है सब्सटेंस की, वो हो जाती है 0। डिफरेंट डायरेक्शंस के कारण नेट इफेक्ट जो होगा वो उसका 0 हो जाएगा,
किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी डाइपोल मोमेंट की मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, किसी की इधर है, किसी की ऐसे है। तो इस प्रकार क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो जीरो हो जाती है। और नॉन पोलर के अंदर डाइपोल मोमेंट होती नहीं है। तो इसका मतलब इनको जब तक हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखते हैं तब तक इनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है मॉलिक्यूल्स की। और डाइपोल मोमेंट जीरो है यानी कि डाइपोल ही नहीं है, चार्ज का कोई इफेक्ट ही नहीं है, नेट इफेक्ट नहीं है या है ही नहीं। जैसे इसमें इफेक्ट ही नहीं है, इसमें नेट इफेक्ट जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट होगा। लेकिन जैसे हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इनकी जो डाइपोल मोमेंट के अंदर ओरिएंटेशन होती है अकॉर्डिंग टू द फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, ये हम दिखाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। अब है हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ चार्ज सेंटर्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ द molecules dipole moment in the same direction on placing a dielectric in the external electric field is called dielectric polarization। मतलब जब किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, अगर वो तो उसके जो डाइपोल की जो मॉलिक्यूल्स की जो डाइपोल मोमेंट होती है उसकी ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में हो जाए सभी मॉलिक्यूल्स की। ये तो है नॉन पोलर और पोलर के लिए, दोनों में होगा। और सेपरेशन का मतलब जैसे कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर सेपरेशन भी होती है चार्ज सेंटर्स की, इसलिए द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्ज सेंटर्स एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मतलब जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो इस टाइप के होते हैं। बिफोर प्लेसिंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक के, उनका चार्ज सेंटर एक जगह नज़दीक होते हैं तो उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता, तो इस टाइप की शेप बनती है। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ऐसे होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ये शेप बनेगी इस टाइप की होती है। पहले बनाया था हमने ऐसे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, इस टाइप में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप का। तो इसके अंदर चार्ज सेपरेशन है पहले से, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसमें चार्ज सेंटर का सेपरेशन नहीं है। लेकिन जैसे इन सब्सटेंसेस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि दो प्लेट्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में रखे हम ऐसे, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लो ई नोट मानते हैं, तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इस तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस सब्सटेंस को जब इसके अंदर रखा जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, तो इसके चार्जेस सेंटर का सेपरेशन होगा। पहले होगा सेपरेशन, और सेपरेशन के साथ साथ सभी जो सेपरेशन होने के बाद जब मॉलिक्यूल के चार्ज का सेपरेशन हो जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग जगह पर पहुंच जाएंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब सेपरेशन होगा तो वो इक्वल और अपोजिट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगी, और डाइपोल क्रिएट हो जाएगी तो उसकी डाइपोल मोमेंट होगी, उसकी कोई डायरेक्शन होगी। लेकिन जैसे इसका मतलब इसमें जब हम रखते हैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल बनती है, और उस डाइपोल की जो डायरेक्शन या डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। मतलब सभी मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन सेम होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हर एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज इधर हो जाता है, और पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो इसकी तरफ अलाइन हो जाता है, और सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम अलाइनमेंट हो जाता है सभी मॉलिक्यूल्स की डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के अंदर। मतलब कहने का ये है, अब हर एक मॉलिक्यूल के अंदर की जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगी, और जब डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होगी तो इस रीजन के अंदर कोई फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसी तरह इसमें होता है, जब नॉन पोलर
पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं हम, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं सभी इसी टाइप में होगा। पोलराइजेशन इसी तरह होती है कि सभी मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अलाइन हो जाता है, सेंटर डिस्प्लेस हो जाता है उधर। और इस प्रकार करके इसके अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो है एक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाती है। तो उस डाइपोल मोमेंट को तो कहा जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, और फील्ड को कहा जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेरण हो जाता है उसमें, इंडक्शन हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है उसमें। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेट हो जाता है। अब क्योंकि हमने जो अप्लाइड फील्ड अप्लाई किया था उसकी डायरेक्शन है इधर, और जो फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है, चाहे यहाँ से दिखे चाहे यहाँ से देखें, ई नोट की जो डायरेक्शन है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है अलग अलग मॉलिक्यूल का उसकी डायरेक्शन इधर है। तो इसका मतलब जब सभी मॉलिक्यूल्स का फील्ड जोड़ेंगे, क्योंकि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक हमने पढ़ा था दूसरे पार्ट में। तो इसमें जो है कि अब जो इंड्यूस्ड फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती है। तो इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक रीजन नहीं होता तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नोट थी। लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक डालने से और उसकी पोलराइजेशन हो जाने से एक ऐसा फील्ड इंड्यूस्ड हो गया जिसकी वैल्यू इससे कम होगी, लेकिन डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। तो इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो चेंज हो जाएगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू वो जो होती है वो हो जाती है ई नोट माइनस में ई आई। ई आई यहाँ पर जो है वो इंड्यूस्ड फील्ड है, जो किसकी वजह से पैदा हुआ है, वो डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन के कारण पैदा हुआ है। और जो कि बिफोर प्लेसिंग द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट डाइपोल मोमेंट थी वो इस डाइलेक्ट्रिक्स के पास जीरो थी, लेकिन फील्ड में रखने के बाद सभी मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होगी। नॉन पोलर के अंदर डाइपोल भी पैदा हुई और अलाइनमेंट भी हुआ, पोलर के अंदर ओनली अलाइनमेंट हुआ है। तो इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट शो करेगा ये मटेरियल, उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। और कितने वॉल्यूम में कितनी डाइपोल पैदा हुई है उसको कहा जाता है पोलराइजेशन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ ए पोलराइजेशन, जिसका मतलब होता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट या नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुई है। अब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो कि इसके इक्विवेलेंट होती है, जैसे कि ऊपर करते हैं हम डाइपोल मोमेंट और नीचे करते हैं वॉल्यूम। आप डाइपोल मोमेंट के जब फार्मूला या डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, फार्मूला होता है चार्ज इनटू लेंथ, यानी कि कूलाम मीटर, उसकी यूनिट देखते हैं तो कूलाम मीटर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। इसका मतलब एक स्क्वायर नीचे बच जाएगा तो ये बचेगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये जो है वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट या इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन जो है उसकी यूनिट होती कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये नियरली इक्विवेलेंट होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा आई। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन जो पी से डिनोट की जाती है लगभग सभी बुक्स के अंदर, वो किसके इक्विवेलेंट होती है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। और ये जो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन होती है कि किसी डाइपोल मोमेंट, किसी भी डाइलेक्ट्रिक में कितनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगी यूनिट वॉल्यूम में, ये डिपेंड करती है किस किस के ऊपर, एक तो डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, उसकी स्ट्रेंथ नहीं, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी के ऊपर, उसके मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, कितनी आसानी से कोई जो है इसको इन मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेशन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर,
कितना चार्ज जो है उसके अंदर परमिट हो सकता है, इंड्यूस चार्ज कितना पैदा हो सकता है, तो उसकी परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, यानी कि ई, जो नेट फील्ड होगा अप्लाइड में से जब इंड्यूस्ड हम रिड्यूस करेंगे तो नेट फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस मीडियम में कितनी है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ऐसे। और इसको जब इक्वलिटी के अंदर लेते हैं तो पोल, इसका एक पोल वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया जाता है जाई, XCI, इसको XCI बोलते हैं, यानी कि जाई बोलते हैं। और इसका मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन होती है वो इस फार्मूले से दी जाती है। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड करती है मटेरियल की परमिटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिपेंड करती है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन के अंदर, अप्लाइड में से इंड्यूस्ड घटाने के बाद जो नेट फील्ड आता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए इनको इकट्ठा करने के बाद हमारे पास जो है जो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन वो आती है कितनी, जाई एप्सिलॉन नॉट और ई, एप्सिलॉन ई। ये इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन का फॉर्मूला हो गया। मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक होगा, चाहे पोलर हो नॉन पोलर, उसको जब तक हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे तब तक उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई भी इंड्यूस्ड चार्ज नहीं होगा, कोई भी उसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगी। लेकिन जैसे उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, उसके नॉन पोलर के अंदर चार्ज सेपरेशन होता है, पोलर के अंदर तो पहले से ही है। तो चार्ज सेपरेशन के साथ साथ जो हर एक मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। और डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि पॉजिटिव जो प्लेट है या पॉजिटिव पोटेंशियल हमने जिधर लगा रखा है उधर जो है नेगेटिव चार्ज सेंटर असाइन करता है, अलाइन करता है, और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर अलाइन करता है। तो उसके कारण सभी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट जो है वो एक तरफ अलाइन हो जाती है। और नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होती है, ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस प्रकार अलाइन हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, इधर अलाइन हो जाती सभी मॉलिक्यूल्स की। ये डाइपोल मोमेंट की अलाइनमेंट है। और जो फील्ड होता है वो अपोजिट होता है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो हर एक मॉलिक्यूल के की डाइपोल के कारण जो फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट है। और अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होने के कारण इस रीजन के अंदर नेट फील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड। ये इंड्यूस्ड फील्ड था, ये अप्लाइड था। और इसी को यूज करके हमने इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन की ये एक्सप्रेशन तैयार की है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डाइपोल मोमेंट जो पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर भी होती है। इस प्रकार इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कूलाम मीटर अपॉन मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का चार्ज अपॉन एरिया। अब जो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन होती है कि किसी डाइलेक्ट्रिक के यूनिट वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मोमेंट पैदा होगी, वो डिपेंड करता है उसकी परमिटिविटी के ऊपर और जो इफेक्टिव फील्ड है उसके ऊपर। इसलिए इसको इकट्ठा करके ये एक्सप्रेशन तैयार होगी हमारे पास किसकी, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन की, P इज इक्वल टू जाई ई और E। तो ये P जो है, जाई जो है वो कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में यूज किया है, जिसका नाम होता है ससेप्टिबिलिटी। जाई को क्या बोला जाता है, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है ईजनेस विद विच ए मटेरियल इज पोलराइज, मतलब कितनी आसानी से कोई भी मटेरियल जो होता है डाइलेक्ट्रिक जो है पोलराइज हो जाता है, या उसमें कितनी आसानी से इंड्यूस्ड चार्ज पैदा हो जाता है। ये मटेरियल की ही अलग अलग होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म में हम इसको डिफाइन करें, अब इसका रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इसका जो रिलेशन आएगा
उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो ससेप्टिबिलिटी की भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो है, ये डाइलेक्ट्रिक रीजन था, इसके ऊपर हमने ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जो ई नोट था वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था इस रीजन के अंदर। अब ये जो पोलराइज हो गया मान लो, अब इसकी पोलराइजेशन के कारण इस रीजन के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ये कंडक्टिंग प्लेट इसके पूरे रीजन के अंदर दिखानी पड़ेगी। वैसे तो ये गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समझाने के लिए इसमें अगर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो इसकी पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन होने से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड पैदा हो जाएगा जो ई आई के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने से या पोलराइजेशन होने के कारण इसके अंदर एक इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पैदा होगी, जिसको बोलेंगे सिग्मा आई। और सिग्मा आई जो किसके बराबर होती है, वो होती है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, जो हमने अभी भी बताया था। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इज इक्वल टू, को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नोट माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन। ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ई आई की जगह हम पी को यूज कर सकते हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऐसे भी दिया जा सकता है, ई नोट और ये पी आई या पी अप आई, ये हो जाएगा हमारे पास परमिटिविटी। पी की जो एक्सप्रेशन यूज करी थी हमने, वो यूज करी थी, पी किसके ऊपर डिपेंड करता था, मीडियम की परमिटिविटी के ऊपर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और ससेप्टिबिलिटी जो होती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। तो इसलिए पी की एक्सप्रेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ये 1 है और ये ले लेते हैं 2। तो जब पी को 2 के अंदर यूज़ करते हैं तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये दिया जाता है, ई नोट माइनस ये परमिटिविटी यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। अब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये हो गया, ई नोट माइनस, इसको इस तरफ राइट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेके आते हैं तो हमारे पास जो है ई प्लस जाई ई इंटू ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट। और ई को जब हम कॉमन ले लेंगे इस इक्वेशन में से तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस जाई, और वो इज इक्वल टू ई नोट। तो इसलिए 1 प्लस जाई जो होता है वो आ जाएगा हमारे पास ई नोट बाई ई, और ई नोट बाई ई इज इक्वल टू के होता है। ये हमने पिछले पार्ट के अंदर जो है पढ़ा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज ई आर इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये किसके बराबर होता है, ई नोट बाई ई के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ ई नोट बाई ई की जगह हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो के बराबर आ गया। तो ये जो रिलेशन है ये शो करता है कि ससेप्टिबिलिटी की भी कोई यूनिट नहीं होती, अलग अलग मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है। अब हमने एक बात बताई थी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड intensity applied to the dielectric after which the dielectric behaves as a conductor। मतलब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो कुछ टाइम तक तो उसके अंदर वो कंडक्टिंग इफेक्ट शो करेगा, लेकिन
कंडक्टर नहीं बनेगा, मतलब उसमें से चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ इफेक्ट जो होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को उस एक लिमिट होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, उससे अगर ज़्यादा हमने बढ़ा दिया तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन एटम में से। जैसे कि ये न्यूक्लियस होता है, ये के सेल, ये एल, इस प्रकार। तो आउटर मोस्ट सेल जो भी है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है, उसके इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट आउट हो जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाने से क्या होता है, कंडक्शन शुरू हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको कोई बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आफ्टर विच, beyond which या after which या above which the dielectric substance behaves like a conductor। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है कंडक्टर, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इजेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स और एटम्स, जिसके जो आउटर मोस्ट मॉलिक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन बनती है, एटम के अंदर बनती है, फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब कहने का ये है कि जब फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएं, तो उसकी वजह से वो फ्री हो जाएंगे, और फ्री होने के बाद वो उसके अंदर कंडक्शन हो जाएगा, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है।